गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। चलिए फटाफट बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को एकदम सही तरीके से ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है। वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने पॉजिटिव कमेंट्स डालते जाइए। हमारी पूरी टीम इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। दे लव इट, दे लाइक इट एंड इट मेक्स यूट्यूब बाबा ऑल्सो हैप्पी। ओके गाइज, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे। वी आर सीइंग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख चुके हैं। हम ऐसे 230 के क्वेश्चन देख चुके हैं। हम लोग वी हैव सीन 230, बहुत इंपॉर्टेंट था। वी हैव सीन 330 ऑलमोस्ट पूरा, बस आखिरी में एक बाकी था। फटाफट उसको करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन में है कि डिस्कस करिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को आप डिस्कस करिए। 330 330.15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में बताइए, तो बताएंगे ना हम लोग, क्यों नहीं, हम लोग बताएंगे। आप देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 330.100 है। कॉन्सेप्ट नंबर 330.100 फाड़ू के पेज नंबर 15 पे जाइए। कॉन्सेप्ट 330.100 फाड़ू का पेज नंबर 15 है, उसके ऊपर आप जाइए। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे पेज नंबर 15 पे 330.100, तो आपको मिल जाएगा। जस्ट मिनट गाइस, ये है पेज नंबर 15। यस, वी आर हियर। लेट्स सी। सबसे पहले बहुत प्यारा चीज उन्होंने बोलते हैं कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा फॉर ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। यस, सभी मटेरियल ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के लिए सब्सटैंटिव लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट, सभी जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, सबको सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसमें रिस्क हो या ना हो लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। जहां पे रिस्क ज्यादा होगी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, जहां पे रिस्क कम होगी वहां पे कम लगाएंगे, लेकिन सबको लगाना पड़ेगा। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो जजमेंट बेस्ड है एंड जजमेंट्स में गो रॉन्ग, हो सकता है आपके हाथ से कुछ रिस्क छूट जाए। दूसरी बात, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे जरूरत से ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रोल्स अल्टीमेटली मैनेजमेंट डिपेंडेंट है। कंट्रोल्स के अपने इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये बहुत ही प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। सभी मटेरियल आइटम्स के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें रिस्क है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या रिजल्ट आए, क्योंकि रिस्क जजमेंट बेस्ड है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ठीक है। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? आप सबसे पहले या तो आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो। आप अमाउंट्स को रेशियोज को, ग्राफ्स को कंपेयर कर लो, या तो आप सिर्फ क्या लगा दो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगा लो। अगर बहुत ही लो रिस्क एरिया है, कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दें। यस गाइज, इट्स वेरी मच पॉसिबल। या फिर आप सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा लो। लीगल एक्सपेंसेस है, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ आप एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ लगा नहीं सकते, सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा लो। इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए, या फिर इट इज पॉसिबल आप सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाए, ठीक है। या फिर आप दोनों कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने के 3 तरीके आपके पास में। फिर थोड़ी सी बात कर लो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारा डेटा होता है, वहां पे मैथमेटिकल रिलेशंस बड़े आसानी से मिलते हैं, हम लोग प्रेडिक्शंस बड़े आसानी से करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स को ऐसी जगह पे ज्यादा लगाना चाहिए, ऐसे 520 के हिसाब से। आप अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा रहे हैं तो किस तरह की रिस्क है, नेचर ऑफ रिस्क, और कौन से असर्शन में रिस्क है, कौन से असर्शन में रिस्क है, नेचर ऑफ रिस्क क्या है, उसके हिसाब से आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स को प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग का एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक करना है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती कि नहीं,
तो आप देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कितनी इन्वेंट्री इंक्लूड की है। इन्वेंट्री की लिस्ट लीजिए और रैंडमली चुनिए कुछ इन्वेंट्री और बोलिए गोडाउन में कहां पे, मैनेजमेंट को बोलिए बता गोडाउन में कहां पे रखी हुई है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग? फाइनेंशियल रिकॉर्ड से एक्चुअल चीजें, या फिर हम बोल सकते हैं एविडेंस। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रैंडमली चीजें सिलेक्ट करो और उसको एक्चुअल से मैच करो, एविडेंस से मैच करो। एक्चुअल भी आप बोल सकते हैं या फिर आप इसको एविडेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करना है कि भाई इन्वेंट्री में कुछ छूट तो नहीं गया, तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बदल जाएगा। हम गोडाउन में से रैंडमली इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो लिस्ट में आया कि नहीं। सी, डायरेक्शन हैज चेंज फ्रॉम एक्चुअल्स टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिजाइन करते हो आप ध्यान से, तो पहले आप बताएंगे इसको परफॉर्म करना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है वो आप बताएंगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप बताएंगे, इसको आप लगा सकते हैं या तो एनालिटिकल या तो सब्सटैंटिव या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। डेफिनेटली तीसरा आप बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। यस, 100% इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का असर आता है ना। अगर रिस्क कहीं पे ज्यादा है या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वीक होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे हम ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। लगाना तो पड़ेगा सभी मटेरियल आइटम्स में, कम ज्यादा डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम लोगों को सैंपल साइज भी बढ़ाना पड़ेगा और जो ऑडिट प्रोसीजर लग रहा है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यस, हमेशा जब भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहे हमेशा सोचना चाहिए वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल, इट इज कैन बी अप्लाइड, इट शुड बी अप्लाइड डेफिनेटली। हमेशा सोचना चाहिए कि क्या हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल उसको अप्लाई करिए, उससे एविडेंस निकालिए। आखिरी बात, आपने स्पेसिफिक सब्सटैंटिव प्रोसीजर को डिजाइन करना चाहिए। स्पेसिफिक सब्सटैंटिव प्रोसीजर को आपको डिजाइन करना चाहिए, मतलब किस चीज के लिए आपने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर को, सब्सटैंटिव प्रोसीजर को तय करना चाहिए। क्लोजिंग प्रोसेस के लिए, क्लोजिंग मतलब साल के एंड में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होते हैं, साल के एंड में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो उसको क्लोजिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज, बड़ी बड़ी मटेरियल जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की जाती है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री पास करते हैं, आपके प्रोविजन फॉर लिटिगेशन की एंट्री पास करते हैं, अक्रूड इनकम की एंट्री पास करते हैं, नॉक ऑफ की एंट्री पास करते हैं, डिस्क्लोजर्स में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारी। तो स्पेसिफिकली कुछ टीम मेंबर्स को बोलना है, उनको समय देना है, उनको चेकलिस्ट देनी है कि आपको मटेरियल जर्नल एंट्रीज चेक करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा कुछ टीम मेंबर्स को अलोकेट करना है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बराबर बनाना और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बनाना, वेदर ऑल द थ्री मैच विथ ईच अदर। पूरा लेजर के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में गए ना, ट्रायल बैलेंस के सभी बैलेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गए ना, सारी चीजें जा रही है ना और सही अमाउंट पे जा रही है ना। करेक्ट। तो सिंपल 5 बातें आपको समझानी है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना मैंडेटरी है, क्यों मैंडेटरी वो आपको बताना है, लगाने के आपके पास में 3 तरीके बताना है। ठीक है, डेफिनेटली कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमेशा सोचेंगे, और क्लोजिंग प्रोसेस के लिए तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर गाइज? क्या आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आई? मुझे बताइए। करेक्ट। एनर्जी को जबरदस्त बनाए रखिए, एनर्जी बना के रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे रिवीजन सेशंस है। ठीक है, यहां पे हम खुद को स्लो डाउन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्लो डाउन। ओके गाइज, नाउ SF 500 पे आइए। बड़ा ही प्यारा सा स्टैंडर्ड है आपका SF 500, उसके ऊपर 500.2 May 21 RTP में आया है। ये दिस हैज कम ऑन May 21 RTP गाइज, May 21 RTP। ओल्ड कोर्स में तो November 20 एग्जाम में भी आया था। इसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बहुत सिंपल बहुत आसान। जब मैनेजमेंट किसी होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति को अपॉइंट करता है, एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है कि तू मुझे अकाउंटिंग में हेल्प करे, उसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मेहनत करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी रिपोर्ट बनाता है। अब सवाल है कि क्या ऑडिटर उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे भरोसा कर सकता है? ब्लाइंड रिलायंस नहीं चलेगा, नो ब्लाइंड रिलायंस नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्लाइंड रिलायंस नहीं तो 3 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। वी हैव टू अप्लाई 3 स्टेप्स। ठीक है, चलिए 500 पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर
500.160 फाड़ू का पेज नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके सामने। मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर आपको भरोसा करना है तो आपको 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू अप्लाई 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सामने वाले का कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा, उसका, ठीक है, उसका नॉलेज क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, फिर कैपेबिलिटी, क्या उसके पास टाइम टीम इक्विपमेंट है, क्या टाइम टीम इक्विपमेंट है क्या उसके पास में, इज ही हैविंग टाइम टीम एंड इक्विपमेंट टू डू दिस वर्क, ठीक है। फिर उसके पास ऑब्जेक्टिविटी, क्या ये बंदा अनऑब्जेक्टिव का मतलब है बीइंग अनबायस्ड, अनबायस्ड है ना, कहीं ये बंदा, ठीक है, कहीं ये बंदा झुकेगा और बिकेगा तो नहीं, मैनेजमेंट के प्रेशर में झुक तो नहीं जाएगा, बिक तो नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, इसके देखना पड़ता है कि उसके रिलेशंस कैसे हैं, कोई फाइनेंशियल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस तो नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपको उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। उसके क्वालिफिकेशंस, कौन से क्वालिफिकेशंस है वो देखने चाहिए। और दूसरी बात, उसने आज तक कितने रिसर्च, कितनी बुक्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, ये दैट विल बी वेरी, उसके नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी के बारे में काफी कुछ हमको पता चल जाएगा इससे। इसके बाद हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या हमने इसके बाद पहले कभी काम किया, उसको रिकॉल करिए, उससे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी सीसीओ की, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की। अगर आपने काम नहीं किया तो उसको बुलाइए, आमने सामने बैठकर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पे बात करिए। इसके अलावा आप किसी और एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं जो इसको जानता है। तो 2 तरह के आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, अपना पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉल करिए, उससे जाकर मिलिए, दूसरे एक्सपर्ट से बात करिए जिसको इसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें तो इतना ही समझाना है, ठीक है, मतलब इस पे ध्यान था कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता करेंगे, ये पता करने के तरीके, 2 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स के, 3 पॉइंट एक्सपीरियंस के। स्टेप नंबर 2, ये पता करने के बाद हमने, वी शुड अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, इसकी जो फील्ड है इसका हमने थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए, इसके पार्ट समझने चाहिए, इसमें किस तरह का अप्रोच लगता है, किस तरह के अजम्पशंस लगते हैं, मेथड्स लगते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसका एक ओवरव्यू, एक नॉलेज लेना चाहिए ताकि हम उसकी बातें समझ सके और वो हमको बेवकूफ ना बनाए। वी शुड अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द फील्ड, कि कहां पे गलती हो सकती है, कहां पे प्रॉब्लम होता है, कहां पे मैनिपुलेशन होते हैं, उसके अजम्पशंस, मेथड का नॉलेज लेना चाहिए। स्टेप नंबर 3, उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसका काम इवैल्यूएट करेंगे, उसने काम बराबर किया कि नहीं किया। देखिए, कोई भी एक्सपर्ट हो, 3 तरह की चीजें लगती है उसको। सोर्स डेटा, उसको कैलकुलेशन करने के लिए डेटा लगता है, तो आपको देखना है कार डेटा, जो उसने डेटा लिया कैलकुलेशन के लिए, सपोज एम्प्लॉय का डेटा था, इज इट कंप्लीट, इज इट एक्यूरेट, इज इट रिलेवेंट, क्या ये डेटा कंप्लीट है, इज इट कंप्लीट, इज इट एक्यूरेट, इज इट रिलेवेंट, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करते हैं assumptions एंड मेथड्स की, गाइस assumptions एंड मेथड्स, तो हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसने assumptions लिए होंगे कि एम्प्लॉय की सैलरी क्या रेट से ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, इनका रिटायरमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद में कितने साल ये लोग जिएंगे, हमको पेंशन देना पड़ेगा, assumptions होंगे, मेथड्स होंगे कैलकुलेशन के, क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी के लिए सूटेबल है, रेलेवेंट है, वो चेक करो, रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल है, मार्केट से बहुत अलग तो नहीं है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है उससे बहुत अलग तो नहीं है, पिछले साल से बहुत अलग तो नहीं है, वो देख लो। तो आप देखो, उसको डेटा लगेगा, उसको assumptions एंड मेथड लगेंगे। अब उसकी रिपोर्ट रिलेवेंट है ना, जो बातें हमको चाहिए थी क्या उसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है, हमको एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज चाहिए थी, क्या साफ साफ लिखी है, इज इट रीजनेबल, ±5% चलता है, इज रीजनेबल, क्या ये बाकी एविडेंसेस से, बाकी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हमको रिपोर्ट मिली है, क्या उससे मैच कर रहा है क्या। लेट्स फ्रीज गाइस, 3 स्टेप्स होते हैं, उसका सीसीओ चेक करना, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करना। स्टेप नंबर 2, उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करा ताकि बेवकूफ ना बना सके। स्टेप नंबर 3, उसकी रिपोर्ट पढ़ना, उसके फाइल को देखना कि सब बराबर है ना, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 3 स्टेप्स को शॉर्ट में समझाना था, शॉर्ट में रेफरेंस देना था, और
ठीक है, वेराइटी ऑफ सोर्सेस, हम कैसे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का नॉलेज ले, कैसे उसको चेक करें, कैसे उसका नॉलेज ले, कैसे उसको चेक करें, वो हमको देखना है। ठीक है, आई होप ये आपके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर है। ग्रेट, ग्रेट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ 500.03 ये देखो मैंने के लिखा है, कुत्ते कमीदा क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर एकदम साफ साफ समझ में नहीं आता चाहते क्या है। बेसिकली उन्होंने एक अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, नवंबर 19 आरटीपी स्टडी मटेरियल 20 के अंदर है कि भाई ऑडिट इस प्रोसेस में जो मेजर काम ऑडिटर का होता है, कौन सा एविडेंस कलेक्ट करना, ये सोचना, एविडेंस को कलेक्ट करना और एविडेंस को स्टडी करना। तो ये पूरा ऑडिट एविडेंस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कमेंट लिखना क्या है, तो देखिए मैंने इसकी समरी दी है, आप देख लीजिए। चार्ट भी दिया हुआ है, चार्ट भी दिया, लेकिन मैंने इसकी और समरी बनाई जो मुझे और बेहतर लगती है। पहले आप साफ साफ ऑडिट एविडेंस का मतलब बताएं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है, ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल आइटम्स, उसके असर्शंस, उन सबको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से कंक्लूजन बनाया जाता है। सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ कवर करना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, काम का होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। अलग अलग स्टैंडर्ड इसके बारे में बोलते हैं। एसए 200 बोलता है अगर हमको ठीक है रीजनेबल अश्योरेंस से ओपिनियन देना है, अगर ओपिनियन देना है, ठीक है, तो हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लगेगा। एसए 330 बोलता है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है उनको इस तरीके से डिजाइन करो कि हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। और ऐसे 500 हमको समझाता है हाउ टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एविडेंस में दो तरह के रिकॉर्ड्स आते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके वाउचर्स, प्राइमरी बुक्स, आपके लेजर्स, आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके अलावा अदर भी होते हैं, आपके लीगल रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस हम जानते हैं, हमारा शॉर्टकट अगर आप लोगों को याद होगा, हम चीजों को देखने गए, ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। हमने फैक्ट्री को देखा, फैक्ट्री के विजिट पे गए, दैट इज ऑब्जर्व, फैक्ट्री को देखा, लोगों काम करते हुए, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर वहां पे जाके एक फाइल निकाली सेल्स की, वो डॉक्यूमेंट देखने लगे, इंस्पेक्शन, पूछताछ की, इंक्वायरी, कैलकुलेटर मांगा, रिकंप्यूटेशन, कंप्यूटर पे बैठ गए, ग्राफ निकाला, एनालिटिकल प्रोसीजर, टॉप कस्टमर से लेटर मांगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड सो ऑन, उसके बारे में। और एविडेंस कोलैबोरेटिव, अगर कोई एविडेंस ऐसा है जो पहले वाले एविडेंस को मैच करता है, कंफर्म करता है, तो कोलैबोरेटिव एविडेंस बोलते हैं। अगर कोई एविडेंस ऐसा है जो, ठीक है, जो मैच नहीं करता, अगेंस्ट जाता है पहले के एविडेंस, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। तो मतलब अगर आपको एविडेंस के बारे में ऐसी गाथा लिखी हुई और बोला है कमेंट, एविडेंस का मतलब समझाएंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बताएंगे, बोलेंगे 200 बोलता है, 330 बोलता है, 500 बोलता है, सब बोलते हैं, सबूत हो तो कैसे हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो। दो तरह के रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर रिकॉर्ड्स, मेथड्स होते हैं कलेक्शन के, और एविडेंस कोलैबोरेटिव भी होते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं। इतना अगर आप बताएंगे तो इतना आपके लिए काफी है, इट इज सफिशिएंट गाइस, ठीक है। वैसे इसके ऊपर चार्ट भी है, चार्ट आपके इसमें भी है, और फाड़ू के 500.120 नंबर का चार्ट जो है, फाड़ू का पेज नंबर 17 वहां पे। लेकिन मैंने जो समरी बताई है, ये समरी को आप फॉलो करिए गाइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, ठीक है। बार बार पूछते हैं, आप बताइए कि सबूत हो तो कैसे हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमने ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी ज्यादा इकट्ठी करनी चाहिए कि कम इकट्ठी करनी चाहिए। एक्सप्लेन करिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी। कौन से फैक्टर्स पे? देखिए न्यू कोर्स में
तड़प रहा है। May 19 RTP, स्टडी मटेरियल 20, November 20 RTP, तड़प रहा है ये आने के लिए, ये क्वेश्चन आना चाहता है। ओल्ड कोर्स में तो आया भी रिसेंटली, ठीक है। लेट्स सी गाइस, CNO 500.125, 500.125 फाड़ू का पेज नंबर 17 है, उस पे आप जाइए। 500.125 पेज नंबर 17, 500.125, दिस इज इट। पहले आप बताएंगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस बोलता है सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो। सफिशिएंट मतलब होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी। अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी होता है, दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस बढ़ जाती है, हम लोग बैंक ऑडिट करने गए, हमने सोचा कि हम 100 लोन को सिलेक्ट करके चेक करेंगे, हम लोग वहां पर गए, इतना बढ़िया क्वालिटी एविडेंस, ठीक है, मैनेजर खुद हमको एविडेंस दे रहा है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, जो सामने बोरर है उससे मिलवा रहा है, पैसे कहां पे लगाए वो हमको दिखा रहा है, रिकवरी बता रहा है, सारे रियल लोग, सारे रियल डॉक्यूमेंट्स, इतना भरपूर क्वालिटी एविडेंस है। हमने सोचा 100 से हम लोग 60 पे आ जाएंगे, 60 ही लोन चेक करेंगे। क्वालिटी इंप्रूव करती है तो हम क्वांटिटी को कम कर सकते, एज क्वालिटी इंप्रूव्स वी रिड्यूस द क्वांटिटी, ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर वो बोलता है कि मैं आपको 500 लोन के सिर्फ जेरोक्स देता हूं, कुछ भी ओरिजिनल आपको नहीं बताऊंगा, ओरिजिनल लोगों से नहीं मिलाऊंगा, तो चलेगा क्या? नो। सो क्वालिटी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी कम होती है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू गाइज, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, MRP, M स्टैंड फॉर मटेरियलिटी। आप बताएंगे कोई भी फाइनेंशियल आइटम अगर बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा बड़ा है, अमाउंट में बड़ा है, बहुत सिग्निफिकेंट है, तो हमने उसका ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए। वी शुड इंक्रीज द क्वांटिटी। फिर हम बात करते हैं R स्टैंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RMM। किसी भी एरिया में अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, RMM के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अगर ये कंपोनेंट्स बहुत हाई है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो हमने क्वांटिटी ऑफ एविडेंस को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। आइटम जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा एविडेंस हम इकट्ठा करेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। रिस्क जितनी ज्यादा होगी उतना हम एविडेंस इकट्ठा करेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉपुलेशन गाइस पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा एविडेंस हमको लगेगा, फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम बात करते हैं नेचर की, वी हैव होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेचर के हो सकते हैं। अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, एक जैसे आइटम्स है, तो कुछ आइटम चेक करके बात बन जाएगी, ठीक है, हमको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, अलग अलग टाइप के आइटम्स है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को हमको ज्यादा क्वांटिटी एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो गाइस पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट के बारे में बताइए, आपस में रिलेशनशिप बताइए, और फिर उसके बाद में आप बताएंगे फैक्टर्स के बारे में, MRP। ऐसे भी कितनी क्वांटिटी खरीदोगे डिपेंड करता है MRP के ऊपर। आई होप गाइज इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बार बार यहां पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, फैक्टर्स। अच्छा और एक चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। कभी कभी सिर्फ सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। आंसर वही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, बराबर। दोनों के फैक्टर्स गाइज सेम हैं, बी केयरफुल, दोनों के फैक्टर्स एग्जैक्टली एज इट इज सेम ही रहेंगे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। ऑडिट एविडेंस रिलायबल है कि नहीं कैसे तय करते हो, कैसे पूछते हैं ऑडिट एविडेंस? जो पहले वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। कैसे तय करें कि एविडेंस रिलायबल है कि नहीं? जनरलाइजेशंस, कौन से जनरल रूल है जो हमको बताते हैं कि एविडेंस रिलायबल है कि नहीं?
कैसे तय करना एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, कौन से बातों पर डिपेंड करता है एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, जनरल रूल्स क्या है टू जज रिलायबिलिटी, जनरलाइजेशंस, बार बार जनरलाइजेशंस जनरलाइजेशंस जनरलाइजेशन, जनरल रूल्स पूछे हुए हैं रिलायबिलिटी के, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज एंड देयर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या एविडेंस रिलायबल है, बार बार रिलायबिलिटी बात कर रहे हैं। ऐसे 500 का 140 नंबर कॉन्सेप्ट है, फाड़ू पे पेज नंबर 17 पे है, आ जाइए पेज नंबर 17, 140 नंबर कॉन्सेप्ट है, ये है। आप बताएंगे सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट, ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, आप बताएंगे सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, क्वालिटी में दो चीजें आते हैं, सबूत रेलेवेंट हो, टू द पॉइंट हो, जहां पे प्रॉब्लम हो उस चीज का सबूत हो, और रिलायबल एविडेंस हो। अब सबूत रिलायबल है कि नहीं कैसे दिखेंगे, इसके कुछ जनरल रूल्स है, जनरल फैक्टर्स है, पैरामीटर्स है, अगर इस तरह की चीजें आपको दिखे तो उसको हम रिलायबल बोलेंगे। जस्ट थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से आता है, बाहर से आता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, और ओरिजिनल होता है, सीधा ऑडिटर के पास वो आता है। उसके बारे में सोचिए, बाहर से आता है, पहला पॉइंट आपका हो गया। सोर्स, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अगर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से अगर आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है जिससे कंपनी कोई लेना देना नहीं है, तो वो सबूत रिलायबल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रहेंगे कि वो रिलायबल रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैसे है वो डॉक्यूमेंट्री, जो सबूत डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, और भी एज कंपेयर टू ओरल एविडेंस डेफिनेटली ज्यादा रिलायबल होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर डेफिनेटली 100% मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति सोच समझ के लिखता है, उसको पता है कि इसको बार बार रेफर किया जाएगा। फिर नेचर, ओरिजिनल एविडेंस इज मच मोर रिलायबल एज कंपेयर टू फोटोकॉपी, फैक्स, फिल्म्ड और डिजिटाइज्ड कॉपीज। उन सबको मैनिपुलेट किया सकता है, आज के जमाने में तो कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है। एंड ऑब्टेन्ड बाय, जो सबूत डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, ऑडिटर कलेक्ट करता है, वो ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, ज्यादा रिलायबल है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है। वैसे और फॉर एग्जांपल, क्लाइंट की टीम फिजिकल वेरिफिकेशन में स्टॉक काउंट करके आती है और हमको बताती है, उनके थ्रू मिल रहा है, हम खुद जाकर देखेंगे, वो ज्यादा रिलायबल रहेगा। जो सबूत सीधा हम कलेक्ट करते हैं, हमको मिलते हैं, वो ज्यादा रिलायबल। तो चार बातें, पहला बाहर से आ रहा है, सोर्स की बात हो गई, फिर रिटर्न फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म की बात हो गई, ओरिजिनल है, नेचर की बात हो गई, ऑब्टेन बाय ऑडिटर की बात हो गई, इज मोर रिलायबल। अगर कोई एविडेंस इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड एविडेंस कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होता है, मानते, लेकिन उसमें भी अगर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है, इफ देयर आर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग है डिपार्टमेंट में, अच्छा सॉफ्टवेयर है, उनकी अच्छी ट्रेनिंग है, उनका अच्छा सुपरवाइजर है, उनका अच्छा लीडर है, तो फिर डेटा को, अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से किया जाएगा और जो रिपोर्ट्स बनेगी वो रिलायबल होगी। अगर बहुत प्यारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। These are the factors which affect reliability of the documents, reliability of the audit evidence. ये factors है जिसके ऊपर reliability depend करती है। Come on guys, are you with me? फटाफट जोश बताइए, are you with me? Okay. Now guys, next है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डिपेंड्स। ये नवंबर 20 आरटीपी में है। सम ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कमेंट, बहुत सारे एविडेंस आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। एज ऑडिटर आप क्या कमेंट करोगे इसके बारे में? आइए, कॉन्सेप्ट नंबर ऐसे 500.110 पे आइए। फाड़ू का पेज नंबर 17, फाड़ू का पेज नंबर 17 है, उसके ऊपर आइए। देखिए 110, आप बोलेंगे यस, आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं। जैसे बहुत सारे मॉल्स में आप जाओ तो सीधा मशीन पे एंट्री होती है, मैकडोनल्ड्स पे सीधा मशीन पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रिंटेड कॉपी
आपके कस्टमर के पास चली जाती है, ठीक है, उसको प्रिजर्व भी नहीं करते, बहुत बार प्रिजर्व भी नहीं किया जाता, बट देन यस आज के डेट में बहुत से डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ऊपर से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं सिर्फ कुछ ही समय के लिए, जैसे मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी के कैलकुलेशंस है, बस अगले महीने तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट तो सिर्फ कुछ समय के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, कुछ तो प्रिजर्व ही नहीं करते, वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। कस्टमर का ऑर्डर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एक बंदे ने बताया कि क्या हमारे पास में स्टॉक है, दूसरे ने बताया कि क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है। वो डॉक्यूमेंट टेम्पररी था, सीनियर ने अप्रूव किया, डॉक्यूमेंट खत्म, डॉक्यूमेंट बाद में अवेलेबल ही नहीं होता। एक तो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसमें से कुछ तो कुछ समय के लिए है, कुछ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको स्टोर ही नहीं करते हम लोग। सॉल्यूशन क्या है? ऑडिटर इनका ऑडिट कैसे करेगा? दो सॉल्यूशन है। पहला, हम पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाइंट को, माननीय महोदय ये महीने का सैलरी कैलकुलेशन का बैकअप लेके रखो, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इतने ट्रांजैक्शंस का ऑर्डर मैचिंग और क्रेडिट लिमिट मैचिंग जो है वो आप संभाल के रखो, हमको जरूरत पड़ेगी। पहले ही जाके आप क्लाइंट को बता दो कि सुनो, ये डॉक्यूमेंट हमको बाद में लगने वाले, इसको रिटेन करके रखो, रिटेंशन के लिए बोलेंगे। या फिर हम चले जाएंगे, जब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जब भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तब हम जाकर इसको चेक कर लेंगे, जब भी आपके कैलकुलेशंस होते हैं जब जाकर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर जब आपका प्रोसेस होता है तब जाकर हम लोग चेक कर लेंगे। दो ऑप्शंस हमारे पास है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। नवंबर 19 आरटीपी में पूछा हुआ है, नवंबर 19 आरटीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज। देखिए नवंबर 19 आरटीपी, नवंबर 20 आरटीपी, नवंबर 20 आरटीपी आने के चांस बहुत ज्यादा। गाइस 330 खत्म हो गया हमारा, ऐसे 500 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, क्लास भी हमने टाइम पे शुरू की, तो वी आर ऑन फायर, ठीक है। अब 501 तीन चीजों के बारे में बात करता है और हम तीनों चीजें कवर करेंगे कि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन कैसे चेक करना, हाउ टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कैसे चेक करना कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, और कैसे चेक करना कि उसकी कंडीशन बराबर है ना, ऑब्सोलीट तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है। कैसे चेक करना कि कंपनी ने अपने लिटिगेशंस और क्लेम को छुपाया तो नहीं है, और कैसे चेक करना सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो नोट्स टू अकाउंट्स में दी जाती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन, आप ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, देखो बार बार वही चीज, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, बाकी सब बकवास रहता है, ठीक है। या फिर फिजिकल अटेंडेंस, अगर इन्वेंट्री टेकिंग मतलब ही फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। इन्वेंट्री टेकिंग हो रही है तो आप उसको जाकर अटेंड करेंगे, उसके बारे में बताओ। ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये अगले क्यूएनओ में कवर होता है, गलती से यहां पे आ गया है, अगले क्यूएनओ का होता है। चलिए कैसे चेक करेंगे? चलिए बहुत आसान है, आप चलिए सीएनओ 501.040 फाड़ू का पेज नंबर 18, फाड़ू का पेज नंबर जो 18 है, आप उसके ऊपर चलिए, वहां पे आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी गाइस, ये रहा आपके सामने एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। हम कैसे चेक करें? बहुत बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो आप उसमें बताएंगे कि अगर कंपनी के पास में मटेरियल इन्वेंट्री है, बड़े लेवल पे इन्वेंट्री है, ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है चेक करना एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। कैसे चेक करेंगे? आप बताएंगे ऑडिटर शुड गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन विच इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल। फिजिकल वेरिफिकेशन को कंडक्ट करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, हमारा काम सिर्फ जाकर उसको अटेंड करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, वी शुड गो एंड अटेंड। अब जब हम अटेंड करेंगे तो उसमें 4 चीजें करते हैं, वी डू 4 थिंग्स। हमारा काम है टू गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कंडक्ट कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग? What are we going to do? Number 1,
क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पहला, हम उनको बोलेंगे कि आपके आपके क्या इंस्ट्रक्शन है, व्हाट आर मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स। हम आप बताइए कि मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, आपकी तैयारी क्या है, कितने लोग हैं, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, क्या इक्विपमेंट है, वो हमको बताइए। हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू सी दैट। फिर आपके जो पूरा भी आपने जो बताया कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, मेथड है, अप्रोच है, ठीक है, ये आपने हमको समझाया। हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये सफिशिएंट है ना, एडिक्वेट है ना, प्रॉपर है ना। फिर ये भी चेक करेंगे क्या सही में आपके टीम मेंबर्स को ये समझ में आता है, क्या सही में डू दे अंडरस्टैंड इट, क्या सही में इसके हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन क्या समझ में आता है, क्या उसको फॉलो करने वाले हैं, क्या उस तरह की तैयारी है इनकी। वी शुड गेट द एविडेंस। तो पहले जाकर हम देखेंगे आपकी तैयारी क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन क्या है, कितने अच्छे इंस्ट्रक्शंस है, और क्या सही में इसके जरिए आपके फिजिकल वेरिफिकेशन करने की तैयारी है क्या है। भाई बहुत बढ़िया यार, बढ़िया तैयारी है इनकी, एडिक्वेट लोग है, बढ़िया एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल है, बढ़िया मेथड है, बढ़िया इक्विपमेंट है, लोगों को सब समझ में आ रहा है, उसकी तैयारी ग्रेट। ऑब्जर्व करेंगे क्या सही में ये लोग बराबर फिजिकल काउंटिंग कर रहे हैं ना, जैसे करनी चाहिए थी। हम टेस्ट काउंट करेंगे। स्टैंडर्ड बोलता है टेस्ट काउंट किया तो भी चलेगा, जस्ट परफॉर्म टेस्ट काउंट। इसके ऊपर जा सकते, किसने रोका आपको, लेकिन वो तो सिर्फ टेस्ट काउंट का बोलता है। और फिर साथ साथ में इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करते जाएंगे, इसकी कंडीशन तो बराबर है ना, बराबर। बहुत सिंपल, बहुत आसान। स्टेप नंबर 1, हम लोगों ने उनके इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट के लिए उसके सबूत लिए, फिर ऑब्जर्व किया बराबर काम कर रहे हैं ना, टेस्ट काउंट किया, एक सीक्वेंस में बड़े प्यारे से टेस्ट काउंट किया, और इन्वेंट्री का कंडीशन देखते गए। स्टेप नंबर 2, काउंट, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड किया, उसके बाद में हम बोलेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन से जितना भी स्टॉक मिला उसकी रिपोर्ट लाइए। फिजिकल वेरिफिकेशन से जितना भी स्टॉक मिला उसकी रिपोर्ट लाइए। ब्रिंग दैट रिपोर्ट, जितना भी स्टॉक मिला उसकी रिपोर्ट आप लेकर आइए, ओके। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कितना स्टॉक है वो देखिए। फिजिकल वेरिफिकेशन की स्टॉक रिकॉर्ड्स को लेके आइए, उसको आप कंबाइन करिए, टोटल स्टॉक निकालिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कितना स्टॉक है वो देखिए, दोनों कंपेयर करिए कि क्या ये एक्चुअल से मैच होता है, ठीक है। अगर मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर उसको डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी डिस्क्रिपेंसी देखना पड़ेगा। 2 आसान से स्टेप है, गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद में जो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स है और जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, देखिए 2 आपस में मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पे कौन सी बातों का ख्याल रखना when we are planning to attend physical verification। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, when we are planning, जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सी बातों का ख्याल रखकर प्लानिंग करनी चाहिए, उसके मैटर्स बताइए। प्लानिंग करते वक्त कौन से मैटर्स, ठीक है, प्लानिंग करते वक्त कौन से मैटर्स हमने कंसीडर करने चाहिए फॉर, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन। जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करने की, तो कौन से मैटर्स, ठीक है, होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी लिस्ट हमको दीजिए, ठीक है भाई। देखिए मई 18 में था, उसके बाद स्टडी मटेरियल 20 में, फिर मई 20 आरटीपी में, नवंबर 18 एग्जाम, स्टडी मटेरियल 20, मई 20 आरटीपी, ठीक है। कहां पे आया हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर 501.120, पेज नंबर 18, ठीक है। पेज नंबर 18 पे जाइए, देखिए मैंने थोड़े से हेडिंग, देखिए पूरे के पूरे 9 पॉइंट्स है, उसको 9 पॉइंट्स को एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, ग्रुपिंग, हमने ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो याद रखने में आसानी होती है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो टीम एंड ट्रैवल रिलेटेड पॉइंट्स, टीम एंड ट्रैवल आपने देखना चाहिए कि उनके कितने लोकेशंस है, उनके टोटल लोकेशंस कितने जहां पे इन्वेंट्री या फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें से कितने हमको अटेंड करने हैं, कौन से लोकेशंस नजदीक है,
ठीक है, नजदीक, तो नजदीक नजदीक वाले लोकेशन हम एक एक बंदे को दे सकते हैं कि भाई तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले, एंड सो ऑन। तो जब हम लोग टीम एंड ट्रैवल में सबसे इंपॉर्टेंट है इनके कितने लोकेशन है, जगह जगह पे कितनी इन्वेंट्री है, कहां पे कम, कहां पर ज्यादा, कौन से नजदीक है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए, टीम को अलोकेट करना चाहिए। फिर ये भी नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेंट्री वहां पर, ठीक है, बहुत इन्वेंट्री की जब नेचर ऑफ इन्वेंट्री की हम बात करें, सॉलिड फॉर्म में इन्वेंट्री है, गैसियस फॉर्म में इन्वेंट्री है, लिक्विड फॉर्म में इन्वेंट्री है, किस तरह की इन्वेंट्री, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, किस नेचर कैसा है उसका, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इन्वेंट्री है, कम वॉल्यूम में इन्वेंट्री है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ लोग डिसाइड होंगे, उसके हिसाब से एक्सपर्टीज डिसाइड होगी, इसके हिसाब से इक्विपमेंट डिसाइड होंगे। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, डब्ल्यूआईपी है क्या, डब्ल्यूआईपी है तो क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन चेक करने की इक्विपमेंट, मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग हमको देनी पड़ेगी लोगों को। तो जब आप तय कर रहे हो कि कितने लोकेशंस कवर करोगे, कौन कौन कवर करेगा, तो फिर इसमें आपने देखना चाहिए नंबर ऑफ लोकेशंस, वहां पे किस तरह की इन्वेंट्री है, डब्ल्यूआईपी तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे है, कैसे उसको कंप्यूट करेंगे, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे। फिर आपकी प्लानिंग में एफर्ट्स डिपेंड करते हैं कुछ चीजों पे, देखो मैं थोड़ा थोड़ा बदलता रहता हूं, एफर्ट्स डिपेंड करते हैं कुछ चीजों पे, रिस्क कितनी है, अगर इन्वेंट्री में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, प्लानिंग हेवी करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम को लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अगर, ठीक है, पहले रिस्क कितनी है, रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल्स कैसे है, कंट्रोल्स इनएडिक्वेट है, इनअप्रोप्रिएट है, वीक है, इनएडिक्वेट है, इनअप्रोप्रिएट है, वीक है, तो फिर हमको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करने में, उसको इन्वेंट्री को देखने में। परपेचुअल रिकॉर्ड्स, क्या ये लोग इन्वेंट्री के कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स रखते हैं क्या, अगर ये लोग इन्वेंट्री के कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स नहीं रखते तो हमको फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो जितनी रिस्क ज्यादा होगी, जितने कंट्रोल्स वीक होंगे, जितने रिकॉर्ड्स कम रखेंगे, तीनों कनेक्टेड है, पहले रिस्क आती है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल्स आते हैं, कंट्रोल्स को फॉलो करके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, तीनों चीज देखिए उस पर एफर्ट्स डिपेंड करेंगे। तो 3 पॉइंट, टीम ट्रैवल के बारे में सोचो 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे, एफर्ट्स के बारे में सोचो 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंडेंस में की बात के बाद जो भाई जो मेन चीज है उसके बारे में सोचो, क्या इनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है, अगर इनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हमारी प्लानिंग, हमारे एफर्ट्स और बढ़ जाते हैं। टाइमिंग अगर 31 मार्च नहीं बात के है तो फिर वापस हमको और प्लानिंग करके और मेहनत करके जाना पड़ेगा। अगर एक्सपर्ट, पता चला कि इन्वेंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपर्ट की जरूरत लगती है, ठीक है, ऑडिटर का एक्सपर्ट, तो फिर हमको प्लानिंग और करनी पड़ेगी, वो कब फ्री है, हम कब फ्री है, क्लाइंट कब फ्री है, तीनों कब फ्री है, कब फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। तो आप टीम एंड ट्रैवल रेट 3 पॉइंट्स है, एफर्ट्स रेट 3 पॉइंट्स है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो करने जा रहे हैं उससे रेट 3 पॉइंट्स है। तो ये 9 पॉइंट्स को सोचकर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज litigations and claims. Auditor wants to identify litigations and claims resulting in risk of material misstatement. ऑडिटर को लिटिगेशंस और क्लेम्स में कितनी रिस्क है वो देखना है। रिस्की लिटिगेशंस और क्लेम, रिस्क असेसमेंट है। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, कंपनी के अगेंस्ट कितने लिटिगेशंस और क्लेम्स पेंडिंग है, ठीक है, वो उसमें कितनी रिस्क है। जनरली कंपनी के लोग लिटिगेशन और क्लेम को छुपाते हैं, तो कंप्लीटनेस में कितनी रिस्क है। फिर ये लोग गलत प्रोविजन बनाते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रोविजन गलत बनेगा, इसमें कितनी रिस्क है, ठीक है। वापस वही है, आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चलिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये है दोस्तों, जो स्टडी मटेरियल 17 May 19 एग्जाम, May 20 मॉक, May 21 मॉक, इतनी बार ये पूछा गया है, 100 मिनट मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है। सवाल ये है कि कंपनी के अंदर लिटिगेशंस और क्लेम्स है और ऑडिटर को जाकर पता करना है कि उस एरिया में रिस्क कितनी है। ही विल हैव टू गो एंड आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी लिटिगेशंस और क्लेम से रिलेटेड, और फिर सोचना पड़ेगा क्या गलत हो सकता है। आपको अपने आप रिस्क मिल जाएगी, आपको अपने आप रिस्क मिल जाएगी।
मैं आपको पूरा चार्ट करवा रहा हूं, ठीक है, पूरा चार्ट करवा रहा हूं। इस चार्ट का पहला ही पार्ट लिखना है, लेकिन मैं तो आपको पूरा करवा रहा हूं, मैं आपको पूरा करवा रहा हूं। 501.140 501.140 पेज नंबर 19 पे जाइए। 501.140 पेज नंबर 19 पे जाइए। 501.140 ये रहा। ऐसे 501 हमको बताता है कि कंपनी के लोग लिटिगेशन और क्लेम छुपाते हैं, ठीक है, तो छुपाते हैं, कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम होता है, तो कैसे जाकर कंप्लीटनेस चेक करना। इसके अलावा कंपनी के लोग गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं लिटिगेशन, आइडेंटिफाइड लिटिगेशंस और क्लेम्स में, तो ठीक है, वो कैसे जाके चेक करना। तो 501 फोकसेस ऑन कंप्लीटनेस एज वेल एज रिस्की लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहले ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई असेस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए ही विल हैव टू कलेक्ट लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा, उन्होंने समझाया दैट ही विल हैव टू, सब स्टेप नंबर 1 है, ही नीड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। उसके लिए उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसको बैठकर एनालाइज करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? सबसे पहला, इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल। जो हमारे कंपनी का इन हाउस लॉयर है, जो हमारे कंपनी का इन हाउस लॉयर्स है, उनके साथ में जाकर बैठिए, उनको सवाल पूछिए, कितने लिटिगेशंस और क्लेम्स है लिस्ट बताइए, कितने नए एडिशंस है, कितने डिलीशंस है, एडिशंस कम क्यों है बताइए, डिलीशंस ज्यादा क्यों है बताइए। उनसे क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, इंक्वायरी करिए लिटिगेशंस और क्लेम्स को लेकर। उनको पूछिए कि बड़े लिटिगेशंस और क्लेम्स कौन से, कहां पे अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है, कितना प्रोविजन आपने बनाया है। उनसे बात करने के बाद में मिनट्स, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब की मीटिंग्स होती है। ये मीटिंग्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट लिटिगेशंस और क्लेम्स का डिस्कशन होता है कि उसकी कितना नेचर ऑफ लिटिगेशन क्लेम क्या है, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि हमको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट का क्या अप्रोच रहेगा। ये सारी बातें आपको मिनट्स में से मिलेगी, तो वो आप लीजिए, वो मिनट्स को पढ़िए तो लिटिगेशन क्लेम की और जानकारी मिलेगी। इंक्वायरी करने से भरपूर जानकारी मिलेगी, मिनट्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इससे और जानकारी मिलेगी। फिर जो बातचीत हुई है कंपनी के लोग और जो एक्सटर्नल लॉयर्स है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो एक्सटर्नल लॉयर्स है, उनके बीच में जो करस्पॉन्डेंस है, उनके बीच में जो बातें हुई है, वो बातों को पढ़िए, वो बातों को आपको पढ़ना है। दैट विल बी अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन से केसेस डिस्कस कर रहे हैं, कौन से केस को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्या अमाउंट डिस्कस कर रहे हैं। फिर लीगल एक्सपेंस अकाउंट, पूरी पोल खुल जाएगी कंपनी की। लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखिए, किस किस को पे किया, कितना पे किया, उससे समझ में आ जाएगा कितने, कौन से लिटिगेशंस क्लेम पेंडिंग है, कहां कहां पे पेंडिंग है और किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पूरी कुंडली खुल जाएगी, पूरी कुंडली खुल जाएगी, A to Z पूरी की पूरी कुंडली खुलेगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान। पहले आप इंक्वायरी करिए, पूछताछ करिए, पहले इंक्वायरी करिए, पूछताछ करिए इंटरनल लीगल काउंसिल से। फिर मिनट्स देखिए, ठीक है, मिनट्स भी देख लिया आपने, बहुत सिंपल। पहले जो आसानी से मिल सकता था वो लीगल काउंसिल और उनके मिनट्स। फिर थोड़ी मेहनत, करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, वो देखो, और लीगल एक्सपेंस अकाउंट। 4 चीजें ये करने के बाद, हो सकता है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मिले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 2 जगह मिल सकती है। हो सकता है कि ऐसा पता चले कि कंपनी के लोगों ने कुछ लिटिगेशंस और क्लेम छुपाए, मतलब रिस्क है कंप्लीटनेस में, या फिर ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन क्लेम है और उसके अमाउंट के गलत होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको कंप्लीटनेस में भी रिस्क मिल सकती है, कोई पर्टिकुलर आइटम में भी रिस्क मिल सकती है। जैसे ही रिस्क बढ़े, जैसे ही रिस्क मिलेगी, हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा देंगे। वी विल इंक्रीज अवर ऑडिट प्रोसीजर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट एग्जाम में था, देखो, हमको तो स्टेप नंबर 1, अभी जो हम क्वेश्चन देख कर आए, उसमें तो स्टेप नंबर 1 ही बताना है कि बताइए रिस्क अगर पता करने हैं तो जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अगर रिस्क पता करना है तो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। तो यही आपको बताना है, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। ये 4 अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इतना ही आंसर है। ये आगे का बोनस मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे क्वेश्चंस
एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अगर ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद, अगर ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद में, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने के बाद यू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाओ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू करो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा। किससे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, उनके साथ आपको वार्तालाप करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप बताइए आपके हिसाब से कौन से केसेस मिसिंग हो सकते हैं, उनको क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। आप बताइए बड़े बड़े केस में कितना प्रोविजन, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाएंगे। विल मेक लेटर ऑफ इंक्वायरी। दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बातचीत, डायरेक्ट मतलब जाके मिलना नहीं है, सिर्फ लेटर। हम एक लेटर डिजाइन करेंगे, क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे उनके लिए। इट विल बी डिजाइन, हम बनाएंगे उसको, मैनेजमेंट उसको प्रिंट करेगा, प्रिपेयर करेगा, भेजेंगे भी हम। डिजाइन हम करेंगे, लेटर हेड पे प्रिंट वो करेगा उनके, भेजेंगे हम, और रिस्पॉन्स डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा। तो जैसे ही रिस्क मिली, हमने बोला डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी उनको भेजा जाएगा, उनका जवाब पढ़ा जाएगा। अगर लॉ प्रोहिबिट करता है कि नहीं आप ऐसे लॉयर से गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेटरबाजी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, कुछ और भी तरीके चीजों को चेक करने के। नाउ अगर केस में भयंकर कॉम्प्लेक्सिटी है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, डिसएग्रीमेंट है, सीएसडी, एमएसडी होता है, सीएसडी, केस भयंकर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल लॉज भी इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, हो सकता है हमारे हाथ से गलती हो जाए, हमारा प्रोविजन गलत हो जाए, और डिसएग्रीमेंट है, बाहर के लॉयर्स और मैनेजमेंट आपस में अग्री नहीं कर रहे, ऐसे केस में हम बोलेंगे मीटिंग चाहिए। देखो, रिस्क बढ़ी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और उसमें भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क बन गया है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डिसएग्रीमेंट है, हमको मिलना है लीगल काउंसिल से, मैनेजमेंट को इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अपने एक बंदे को भेजना पड़ेगा, उसके प्रेजेंस में मीटिंग होगी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ में। तो जैसे जैसे रिस्क का लेवल बढ़ता है, हमारी ऑडिट प्रोसीजर बढ़ती है। रिस्क मिली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंट रिस्क मिली, मीटिंग करो। स्टेप नंबर 3, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट लिख कर देगा हमको कि हमने सारे जितने भी लिटिगेशंस और क्लेम, ठीक है, सारे लिटिगेशंस और क्लेम के बारे में आपको बताया, एक्चुअल या पॉसिबल लिटिगेशन सबके बारे में आपको बताया, सारे के सारे आपको डिस्क्लोज किए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की, और जिनकी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं उसको बराबर डिस्क्लोज किया नोट्स टू अकाउंट्स में। बच्चों, ये लिटिगेशंस और क्लेम का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स थे। पहले जानकारी इकट्ठा करके रिस्क, स्टेप नंबर 2 लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लेटर ऑफ इंक्वायरी और बाद में मीटिंग, और स्टेप नंबर 3 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करते सेगमेंट इंफॉर्मेशन की, इफ वी टॉक अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे, एक्चुअली सेगमेंट, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। ये तो पूरा लिटिगेशन क्लेम पे था। May 21 मॉक टेस्ट पेपर, May 21 मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ऐसे 501.200 फाड़ू का पेज नंबर 19, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि कंपनी का एक ही पीएनएल बनता है, उसके अंदर टोटल सेल्स होते हैं, सारे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, टोटलिटी में सेल्स होता है, टोटलिटी में एक्सपेंस होते हैं अलग अलग नेचर के, और उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन कि कंपनियों के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, तो जो भी मेजर बिजनेसेस है कंपनियों के, उसका रेवेन्यू का ब्रेकअप देना पड़ता है कि कितना रेवेन्यू कमाया रिटेल से, कितना कमाया जियो से, कितना कमाया पेट्रोलियम से, कितना कमाया ग्रीन एनर्जी से, उसका ब्रेकअप देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। रेवेन्यू का ब्रेकअप, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का ब्रेकअप, प्रॉफिट्स का ब्रेकअप, एसेट्स का ब्रेकअप, लायबिलिटीज का ब्रेकअप देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन,
ठीक है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आइए, 200 नंबर का कॉन्सेप्ट है, फाड़ू के पेज नंबर 19 पे 200 नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए, ऐसे केस में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मेथड। हमको क्लाइंट का मेथड समझना पड़ेगा। विल हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड द मेथड। सर मेथड समझना पड़ेगा, यस, वी हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड द मेथड कि इन्होंने रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को, एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैसे बांटा है। प्रोडक्ट वाइज बांटा है, मेजर प्रोडक्ट वाइज बांटा है। मेजर प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसमें उनको बांटा हुआ है, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बांटा है, दोनों पॉसिबल है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज भी देते हैं और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी देते हैं। आप उसमें और पढ़ेंगे तो एक प्राइमरी सेगमेंट होता है, एक सेकेंडरी। एनीवेज, हमको जाकर समझना है कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल आइटम्स को कैसे ब्रेक किया है। प्रोडक्ट वाइज बेस ब्रेक किया है, बिजनेस वाइज ब्रेक किया है कि एरिया वाइज ब्रेक किया है, वो आपको समझना है। ब्रेक कैसे किया, ब्रेक करने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, इनके सॉफ्टवेयर से आ रही है। सॉफ्टवेयर ही अलग अलग करके देता है, सॉफ्टवेयर को समझो। या फिर सॉफ्टवेयर तो कॉमन इंफॉर्मेशन देता है, कोई रेशियो लगाकर ब्रेक किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंस को ब्रेक किया जाता है, प्रॉफिट्स को ब्रेक किया जाता है, एसेट्स को ब्रेक किया जाता है। वी वांट टू अंडरस्टैंड द मेथड। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी ना, सबसे पहले उनका मेथड, टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, हाउ इंफॉर्मेशन कम्स, हाउ कैलकुलेशंस आर डन। फिर देखना है कि ये जो इनका जो अप्रोच है सेगमेंट्स इंफॉर्मेशन देने का, उनका जो फॉर्मेट है, जो कैलकुलेशन का तरीका है, इज इट एज पर एएस और इंड एस। ठीक है, एएस 17 लगता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन को। तो क्या ये एएस इंड एस, पहले में हम आपकी मेथड समझना चाहते हैं, आप बांटते कैसे हो और उसका बैकअप कैलकुलेशन पूरा समझना चाहते हैं कि किस तरीके से। फिर ये मेथड एएस इंड एस के हिसाब से हम मेथड को इवैल्यूएट कराते हैं। पहले मेथड को समझेंगे, अंडरस्टैंड, फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। चलिए अब जाकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोग जाकर देखते हैं, क्या सही में इतने प्रोडक्ट्स है, क्या सही में ये ब्रेकअप है, क्या सही में सॉफ्टवेयर से डेटा आ रहा है, क्या सही में ये रेशियो लगाकर कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, क्या जो भी आपने बोला उसको जाकर चेक करेंगे। बेस्ट तरीका है चेक करने का। फिर एक काम करिए, एनालिटिकल प्रोसीजर और लगा दीजिए। आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन को पिछले सालों से कंपेयर करिए, आप बजट से कंपेयर करिए, दूसरों से कंपेयर करिए, तो समझ में आएगा कई सेगमेंट में गड़बड़ तो नहीं है, खासकर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जनरली प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, उनके आसपास होती है, तो उनके आसपास है कि नहीं वो आप चेक करिए। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन, गाइज अंडरस्टैंड द मेथड, इवैल्यूएट द मेथड एंड टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, देन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डू द कंपैरिजंस की बराबर है कि नहीं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स को समझने की, एबीसी शॉर्टकट है, एबीसी। आप मेथड में और समझिए, अलोकेशन, कॉमन इनकम, एक्सपेंस, कॉमन जनरली एसेट्स और कॉस्ट होते हैं। कॉमन कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एसेट्स को कैसे बांटते हैं, ये मेथड समझने में आएगा। बिटवीन द सेगमेंट, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर किस पे होता है, ठीक है, ट्रांसफर्स कौन से रेट पे होता है, किस तरीके से होता है, और उसका एलिमिनेशन करते हैं ना बराबर फाइनल टर्नओवर के अंदर। कंसिस्टेंसी, क्या पिछले साल से कंपेयर करिए, क्या इनकी पॉलिसीज और डिस्क्लोजर्स का तरीका कंसिस्टेंट है ना। सी फॉर कंपैरिजन, अगर आपको इनकी मेथड और समझनी है तो देखिए कि इन्होंने बजट में जैसा अंदाजा लगाया था कि सेगमेंट का ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसको कंपेयर करिए आप, ठीक है, एक्चुअल सेगमेंट से। अगर आपको इनकी मेथड समझनी है, इनका अलोकेशन का तरीका, इनका बिटवीन द सेगमेंट ट्रांसफर, इनकी कंसिस्टेंसी, इनका बजट से कंपैरिजन विल बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर मेथड्स। तो इन्होंने तो इतना ही लिखा है, मैं बोल रहा हूं दोनों लिखो आप, ठीक है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन में क्या चेक करेंगे, और जब हम बोल रहे हैं मेथड को समझो तो कौन सी बातें समझेंगे, उसकी और डिटेल दिए। गाइस वी आर थ्रू विथ 501 खत्म हो गया, ठीक है। सांस ले लो, थोड़ी सी सांस ही ले लो। हाँ, चलिए सांस ले ली हम लोगों ने, वेरी गुड, सांस ले ली सर, बिल्कुल ले ली। नाउ
नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंड दैट इज 505। बहुत ही होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, बहुत ही जबरदस्त स्टैंडर्ड है 505। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन से डील करता है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन और डेफिनेशन बताइए। मे 20 आरटीपी, मे 20 आरटीपी में पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, 2 मिनट में वापस आ जाएगा ये, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल बी बैक। मी पुन्हा येईल, मी आलो। ठीक है, मी पुन्हा येईल, मी आलो। देवेंद्र भाऊ फडणवीस, करेक्ट। नाउ एक आध बार एक कैमरा बुरा मान जाता है, कैमरा बुरा मान जाता है, ठीक है, कोई नहीं। नाउ लिसन गाइस, डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन मे 20 आरटीपी ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों में आया हुआ है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, हम CNO 505.050 फाड़ू का पेज नंबर 19, 505.050 फाड़ू का पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे चलेंगे। ये रहा, यहां पे 505 का ऑब्जेक्टिव क्या है सुनिए। यहां पे कोई बात नहीं बच्चों, ये मैं वापस आऊंगा, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, डोंट वरी गाइज, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट, 1 मिनट दे दो मुझे। एक बार कैमरे को मना लूं मैं कि बेटा इतना नाराज क्यों हो रहा है तू, ऐसे नाराज नहीं होते ना। चलिए गाइज, हमारे सामने स्क्रीन है, तब तक हम लोग स्क्रीन से पढ़ते हैं। हमारा कैमरा बाबू, कैमरा बाबा हमारे शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको दिखने लगूंगा। तो गाइज ऑब्जेक्टिव, क्या टारगेट सेट किए हैं, ऐसे 505 ने क्या टारगेट सेट किए हुए हैं। ठीक है, ऑडिटर के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव के 2 मतलब होते हैं, बीइंग अनबायस्ड, बीइंग अनबायस्ड भी उसका मतलब होता है। ठीक है, और एम, एम रहना, एम भी उसका मतलब होता है। तो यहां पर हम लोग, इसका मतलब है हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव दिया होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हर जगह पे। जब भी स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट सिंपली मींस क्या टारगेट, क्या टारगेट सेट किया है, क्या एम सेट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी क्या टारगेट सेट किया है, क्या एम सेट किया है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या सेट किया है। नंबर 1 एक ही से सेट किया हुआ है वैसे। ऐसे 505 बोलता है कि ऑडिटर तेरा ये एम होना चाहिए, तेरा ये टारगेट होना चाहिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इस मेथड को बड़े अच्छे से डिजाइन कर, तय कर, अप्लाई कर और रेलेवेंट और रिलायबल एविडेंस लेके आ फाइनेंशियल आइटम्स को लेकर। बोले ठीक है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से डिजाइन कर, तय कर, इंप्लीमेंट कर और अच्छा रिलायबल और रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ला। अब डेफिनेशंस देखते, 3 डेफिनेशंस है, देयर 3, इनफैक्ट 4 डेफिनेशंस। नंबर 1 पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए तो पहले सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। इफ वी वांट एक्सटर्नल कंफर्मेशन वी हैव टू सेंड रिक्वेस्ट, हमको सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है थर्ड पार्टी को कि प्लीज आप आपका रिप्लाई डायरेक्टली ऑडिटर को भेजो। ठीक है, कब भेजो, ठीक है, को भेजो। और उसमें और आगे लिखा जाता है कि आपको, या तो लिखा जाता है कि आपको आपके बुक्स में कितना बैलेंस है वो बताना है,
आपके बुक्स में कितने सेल्स है वो बताना है, कितने ट्रांजैक्शन है वो बताना है, ये इंफॉर्मेशन आप भेजो। पहले तो बोलते डायरेक्टली ऑडिटर को भेजना, अब क्या भेजना, तो ये इंफॉर्मेशन भेजो। या फिर ऐसा बोला जाता है कि हमारे बुक्स में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना बैलेंस है, तुम्हारे बुक्स में कितना है वो देखो, ठीक है, और हमको बताओ कि मैच होता है कि नहीं होता है। देखिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है कि उसमें पहली बात बोली जाती है कि आपका रिप्लाई जो भी हो सीधा ऑडिटर को भेजो, और दूसरा इस तरीके से बनाया जाता है कि सामने वाले को रिप्लाई करना ही करना पड़ेगा। आपके बुक्स में कितना बैलेंस है वो बताइए, सामने वाले को रिप्लाई करना ही करना पड़ेगा। या फिर ऐसा बोला जाता है हमारे बुक्स में इतना बैलेंस है, आप बताइए, अग्री होता है तो भी बताइए, डिसअग्री होता है तो भी बताइए। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इस तरीके से डिजाइन होता है कि सामने वाले को जवाब देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी एक रिक्वेस्ट है और उसमें लिखा जाता है माननीय महोदय आपका जो भी रिप्लाई हो वो सीधा ऑडिटर को भेजो, लेकिन रिप्लाई करे ओनली इफ हम हमारे बुक्स में हमारे रिकॉर्ड्स में कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस है वो आपको बता रहे हैं। आप आपके रिकॉर्ड्स देखो, मिसमैच हो तभी रिप्लाई करो, डिसएग्री करे तभी रिप्लाई करो, नहीं तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में अगर आप फर्क देखोगे, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इस तरीके से डिजाइन है कि रिप्लाई करना ही करना पड़ेगा, या तो सीधा इंफॉर्मेशन मांगेंगे या तो अग्री डिसएग्री के बारे में मांगेंगे। निगेटिव को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कंडीशनल है, अगर मिसमैच हो तो ही रिप्लाई करो, करेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, फिर हमने पहली डेफिनेशन देख ली, दूसरी डेफिनेशन देख ली। नॉन रिस्पॉन्स, जब रिक्वेस्ट का लेटर, नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या, अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का लेटर डिलीवर ही नहीं हुआ वो नॉन रिस्पॉन्स है। डिलीवर हुआ लेकिन सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, नॉन रिस्पॉन्स है। रिप्लाई किया लेकिन फुल्ली रिप्लाई नहीं किया, आधी अधूरी चीजें बताई, उसको भी नॉन रिस्पॉन्स माना जाता है। अगर सामने वाले को डिलीवर रिप्लाई, नॉन रिस्पॉन्स इंक्लूड्स दैट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डिलीवर्ड टू थर्ड पार्टी। इट इंक्लूड अ सिचुएशन वेयर दे हैव नॉट रिप्लाइड और दे हैव नॉट फुल्ली रिस्पॉन्डेड, पूरा रिप्लाई नहीं किया। इन सबको नॉन रिस्पॉन्स में तीन तरह की चीजें आ गई, डिलीवरी नहीं हुआ, रिप्लाई नहीं किया, फुल्ली रिप्लाई नहीं किया। एक्सेप्शन मतलब जब डिफरेंस निकलता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने लिखकर भेजी और जो इंफॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड्स में थी उन्होंने लिखकर भेजी, उसमें जब मिसमैच निकले, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब क्या, थर्ड पार्टी ने हमको जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपस में मैच नहीं होती, उसका एक्सेप्शन बोलते हैं। उसका रीजन देखना पड़ेगा क्यों है। कभी कभी हो सकता है टेम्परेरी डिफरेंस है, अरे हमने गुड्स भेजे थे 50 लाख की, उन्हें एंट्री नहीं की क्योंकि उनको अभी तक मिले नहीं, इसलिए डिफरेंस है। अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इफ इट इज अ टेम्परेरी डिफरेंस इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। नो इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नाउ आप जाकर रीजंस देखिए, यू गो एंड लुक इनटू द रीजंस। टेम्परेरी डिफरेंस है फाइन, रीजंस देखिए, हो सकता है आपको मिसस्टेटमेंट मिले, हो सकता है ना मिले। अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है तो आपको फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहां पे इतना प्रॉब्लम है तो पूरे पॉपुलेशन में कितना प्रॉब्लम है, यहां पे इतना प्रॉब्लम है तो पूरे पॉपुलेशन में कितना प्रॉब्लम है, आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 4 डेफिनेशंस थी, 4 डेफिनेशन गाइस। नाउ एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर बताइए, पेज नंबर 19 पे वापस एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर बताइए। प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्म, गाइस बार बार पूछाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर बताइए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर बताइए, ठीक है। यहां पर एक इस तरह एक्सप्लेन अदर पॉइंट्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए ऑडिटर का। एक्सप्लेन, ऑडिटर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एक्सप्लेन देखो मैं बताता हूं, चार्ट पे आइए, 040 ये है 040, पेज नंबर 19 040। सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो प्रोसीजर है, डेफिनेटली ऑडिटर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर।
मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पूरा काम, पूरे स्टेप्स, पूरी चीजें ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, ऑडिटर के परमिशन के हिसाब से होनी चाहिए, ऑडिटर के हिसाब से होनी चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी उसके 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 परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस है। पूरा का पूरा कंट्रोल ऑडिटर का होना चाहिए, यह बात लिखी हुई है। और फिर 4 स्टेप्स बोली है। तो क्वेश्चन में कभी कभी बोलते हैं कि ऑडिटर का कंट्रोल होना चाहिए, इससे रिलेटेड और बातें बोलो। अच्छा, मतलब वो 4 स्टेप समझानी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस की 4 स्टेप्स है। नंबर 1, ऑडिटर को पहले तय करना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसको मंगवाना है। कौन सी इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसको मंगवाना है। ठीक है, कि भाई मैं बैलेंस का कंफर्मेशन मंगवाना चाहता हूं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मंगवाना चाहता हूं, बैलेंसेस का कंफर्मेशन, की ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, की टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन, कि फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस यही है ना, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, ये कंफर्म करवाना चाहता हूं। पहले तय करो कौन सी इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन तुम लेना चाहते हो, कौन सा बैलेंस, कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन से टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। फिर स्टेप नंबर 2, आपने पहले तय कर लिया किसका कंफर्मेशन चाहिए हमको। ठीक है, किसका कंफर्मेशन चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग कंफर्मिंग पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली वो कौन सा व्यक्ति होगा, कौन सा ऑफिसर होगा जिससे हम कंफर्मेशन चाहते हैं। हम प्रोडक्शन हेड से चाहते हैं, कि हम सीएफओ से चाहते हैं, कि हम लीगल हेड से चाहते हैं, कि हम ब्रांच हेड से चाहते हैं, जिसके पास में उस चीज का पूरा नॉलेज हो और उसके पास में अथॉरिटी हो कंपनी के बिहाफ में रिस्पॉन्ड, एंटिटी के बिहाफ में रिस्पॉन्ड करने की। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। तो पहले तय करो कि कौन सी कंफर्मेशन चाहिए। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। फिर डिजाइन, जो लेटर उसका है उसको डिजाइन करो। वो लेटर को डिजाइन करो, कितना बड़ा लेटर होगा, कितने पेजेस होंगे, कितने पैराग्राफ्स होंगे, क्या बातें उसमें लिखी जाएगी, क्या रिक्वेस्ट उसको बोला जाएगा वो। और ध्यान रहे इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। जो थर्ड पार्टी का एड्रेस है बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें ऑडिटर का एड्रेस होना चाहिए जहां पे वो लेटर रिप्लाई जहां पर भेजना है, दोनों एड्रेस एकदम सही होने चाहिए। स्टेप नंबर 4, फाइनली आप भेजिए। ऑडिटर भेजता है, ऑडिटर सेंड्स द रिक्वेस्ट, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो फॉलोअप रिक्वेस्ट भी ऑडिटर ही भेजता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं। पहले इंफॉर्मेशन तय करो, फिर पार्टी कौन होगी तय करो, फिर उसको रिक्वेस्ट लेटर तैयार करो और उसको भेजो, और रिप्लाई नहीं मिले तो फॉलोअप। आपको प्यारे प्यारे रिप्लाई मिलते जाएंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलते जाएंगे, एविडेंस जमा होता जाएगा आपके पास। 4 स्टेप्स आपको लगाने हैं। ठीक है, नाउ गाइस नेक्स्ट इज, देखिए मैं चुन चुन के जो क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी में आए हैं रिसेंटली, एमटीपी आरटीपी में आए हैं, पूछे नहीं है अभी तक, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है हम उस पर हथौड़ा जोरदार मारना चाहते हैं। आइए 510 पे आइए। ठीक है, 510 पे ओपनिंग बैलेंस और उसके ऑब्जेक्टिव। ओपनिंग बैलेंस की एप्लीकेबिलिटी, उसके ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ रहे हैं। यहां पे बहुत कम स्टैंड के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 510 का 0.20 फाड़ू का पेज नंबर 20, फाड़ू के पेज नंबर 20 के ऊपर आइए आप। पेज नंबर 20 के ऊपर आइए, फाड़ू का पेज नंबर 20 गाइज, वहां पर। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले SA 510 सभी असाइनमेंट्स को नहीं लगता, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द असाइनमेंट्स। सभी असाइनमेंट्स को नहीं लगता, कुछ ही असाइनमेंट्स को लगता है। ठीक है, कौन से असाइनमेंट्स? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को लगता है। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या? इसके लिए आपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, ऑडिटर ने देखना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में ऑडिट हुआ ही नहीं है या ऑडिट किसी और ने किया है तो वो असाइनमेंट ऑडिटर के लिए बन जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्योंकि ओपनिंग बैलेंस या तो चेक ही नहीं हुए हैं या फिर किसी और ने चेक किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट क्या है? सिंपल है, ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है।
एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है किस चीज के लिए? पहला कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, वो चेक करना है। और दूसरा कि क्या कंपनी के लोग कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि जो पिछले साल पॉलिसीज थी वो इस साल बराबर लगा रहना, कंसिस्टेंसी है ना। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो क्या नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि हमने क्या चेंज किया और उससे क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट आया? इज इट प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड? बहुत सिंपल आपको बताना है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या और ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर ऐसे 510। ठीक है, देखिए ये स्टडी मटेरियल 17-20 में है, फिर नवंबर 18 एग्जाम के बाद नवंबर 19 मॉक स्टडी मटेरियल 20 में आया है। एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस की ऑडिट प्रोसीजर्स, ओपनिंग बैलेंस की ऑडिट प्रोसीजर्स। यहां पे पहले इसमें लिखा है डिड नॉट अप्लाई एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। भाई पिछले साल बंदे ने ऑडिट किया है, इसने कुछ चेकिंग ही नहीं की, कुछ चेकिंग ही नहीं की। इस तरीके से पूछते कुछ चेकिंग नहीं की, अरे करनी पड़ेगी ऑडिट प्रोसीजर। साफ साफ पूछा है क्या प्रोसीजर लगानी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आइए फटाफट आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 510.060 फाड़ू का पेज नंबर 20। ठीक है, फाड़ू का पेज नंबर 20 पे आप आइए। ये देखिए ये ऑडिट प्रोसीजर बहुत सिंपल। हमको दो चीजें चेक करनी है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। पहले हमको चेक करना है ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। इसमें हम लोग तीन चीजें, मैंने तीन में बांटा, कुछ एविडेंस लास्ट ईयर से आएगा, कुछ एविडेंस करंट ईयर से आएगा और कुछ, ठीक है, मिसस्टेटमेंट मिलने पर आएगा। लेट्स सी गाइस, कुछ एविडेंस लास्ट ईयर से आएगा। सबसे पहले आप देखिए पिछले साल का जो लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस इस साल बराबर ओपनिंग बैलेंस में आया ना। सबसे पहले आप चेक करिए ओपनिंग बैलेंस को, चेक करिए किससे? पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, उससे आप चेक करिए कि बराबर ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया ना। ओपनिंग बैलेंस को वहां से चेक करिए। फिर अगर कोई रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उससे चेक करो ओपनिंग बैलेंस मैच होना। ओपनिंग बैलेंस को चेक करना बहुत सिंपल है, पहले पिछले साल के लेजर बैलेंसेस से चेक किया, बराबर ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ ना। फिर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक किया, भाई मैच हो रहा है ना। फिर अगर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट है तो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट लो, जो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने बनाई है उसको रीड करो, समझो उसमें कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं है, गलतियों के बारे में तो नहीं बोला है ना। अगर गलतियों के बारे में बोला हुआ है तो हमको ओपनिंग बैलेंस की गलतियां मिल जाएगी और उस एरिया को रिस्की मार्क कर लो कि उस एरिया में और गलती होने के चांसेस है। पिछले साल भी गलती होगी, इस साल भी गलती हो सकती है। फिर प्रायर पीरियड आइटम है क्या? पुरानी गलतियों को जब इस साल रेक्टिफाई करते हैं उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको प्रायर पीरियड बोलते हैं, उसका भी एविडेंस पिछले साल से आएगा। बहुत सिंपल, ओपनिंग बैलेंस को पहले पिछले साल के लेजर से मैच करो, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करो, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो, वहां से गलतियां भी मिल जाएगी और रिस्की एरिया भी मिल जाएंगे। प्रायर पीरियड आइटम की जो डेटा है, अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी प्रायर पीरियड आइटम को भी पिछले साल के कहानी और एविडेंस से मैच करो। करंट ईयर ऑडिट, देखिए करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त ऑटोमेटिकली बहुत सारा एविडेंस आपको मिलने लग जाता है ओपनिंग बैलेंस को लेकर। ठीक है, आप फिक्स एसेट्स देखते हो, इन्वेंट्री फिक्स एसेट देखते हो, इन्वेस्टमेंट्स देखते हो, जब देखते हो कि ये 1 अप्रैल के पहले का परचेस है, ऑटोमेटिकली आपको एविडेंस मिलता है कि ये ओपनिंग में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट देखते हो, अगर पहले का परचेस दिख रहा है 1 अप्रैल के, तो अपने आप ओपनिंग बैलेंस का आपको एविडेंस मिल जाता है। करेक्ट। आप देखते हो कि इन्वेंट्री का सेल है, इट प्रूव्स ओपनिंग इन्वेंट्री सही थी। डेटर की रिकवरी, इट प्रूव्स डेटर सही था। क्रेडिटर का पेमेंट है, इट प्रूव्स क्रेडिटर बराबर था। इस साल का ऑडिट करते वक्त ऑटोमेटिकली आपको फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिलती है, डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री की जानकारी मिलती है ऑटोमेटिकली। अगर चाहे तो आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर और लगा सकते हैं, रिको बना लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक रिकंसिलेशंस बनवा लो। ठीक है, आप पिछले सालों से कंपैरिजंस करवा लो, बहुत सारी चीजें आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। तो करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर ऑटोमेटिकली एविडेंस दे सकता है या फिर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाए। अगर मिसस्टेटमेंट
अगर मिसस्टेटमेंट आपको, अगर आप सस्पेक्ट करते हो मिसस्टेटमेंट है, एक्चुअल दिख रहा है, तो फिर आपने दिल खोलकर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए, इन डेप्थ चेकिंग करनी चाहिए। जब तक आपको सच पता नहीं चल जाता, पूरी गलती पता नहीं चल जाती। अगर मिसस्टेटमेंट है तो रेक्टिफिकेशन करवाना चाहिए एज पर एसए 450, जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल, पहले आप बताएंगे ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है। बहुत 4 तरह के एविडेंस पिछले साल से, 2 तरह के एविडेंस करंट ईयर से, और मिसस्टेटमेंट निकलता है तो दिल खोलकर एडिशनल प्रोसीजर लगाइए, रेक्टिफिकेशंस करवाइए। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करना जिम्मेदारी है। पिछले साल की पॉलिसी लीजिए, पढ़िए, इस साल की पॉलिसी लीजिए, पढ़िए, दोनों को कंपेयर करिए, देखिए कहां पे डिफरेंस है, कहां पे चेंज है, क्या इन्होंने इसको बराबर अकाउंट फॉर किया है, इज इट प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, चेक करिए। करेक्ट। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस और उसकी पॉलिसीज को चेक करने की बात थी बच्चों। कम ऑन गाइज, नाउ द लास्ट स्टैंड फॉर द डे, कम ऑन, जोश को बनाए रखिए। लास्ट 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 स्टैंडर्ड फॉर द डे, आज के लिए आखिरी स्टैंडर्ड है। कल आपका क्लास नहीं है, कल संडे है, कल आपका क्लास नहीं है। करेक्ट, चलिए ध्यान देंगे, कल संडे, कल आपका क्लास नहीं है। फटाफट 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 एसए 550 पे आइए, एसए 550 पे आइए। लास्ट स्टैंड फॉर द डे गाइज। सबसे पहले, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कब रिस्की हो जाते हैं और कब रिस्की नहीं होते वो बताइए। बताओ, ये लोग बोल रहे कुछ सर्कमस्टांसेस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की रिस्क ज्यादा होती है। आप बताइए कब वो रिस्की होते, कब वो रिस्की नहीं होते। कॉन्सेप्ट नंबर 550.040, 550.040, 21 नंबर पे जाइए, 550.040 पे आप जाइए। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, फटाफट 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 फटाफट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, जैसे हम बाकी कस्टमर्स को मिलते हैं, बाकियों के साथ में प्राइजेस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बाकी कस्टमर्स के साथ में जैसे चीजें होती है, बिल्कुल ठीक है, बाकी कस्टमर्स के साथ में जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, प्राइजेस होते हैं, अगर उसी में आप करते हो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की रिस्क हाइयर नहीं होती है एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज। ठीक है, बहुत सिंपल, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की रिस्क ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज। ठीक है, ग्रेट। लेकिन अगर कुछ कुछ एरियाज में रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस की रिस्क ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज, कब ऐसा होता है उसके 3 एग्जांपल। जब ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो रहे, ठीक है, मतलब प्राइजेस नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, प्राइजेस बहुत कम या बहुत ज्यादा है, महंगे में खरीद रहे, सस्ते में बेच रहे, ठीक है, क्रेडिट पीरियड बहुत कम या ज्यादा दे रहे हैं। इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट एज पर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइजेस में बहुत डिफरेंस है, पेमेंट टर्म्स में बहुत डिफरेंस है, डिलीवरी चार्जेस में बहुत डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे यार दाल में कुछ काला है। अब क्योंकि नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो इस रिलेटेड पार्टी को रेड फ्लैग करो, इसको रिस्की मार्क करो। अगर बहुत ही बड़े लेवल पे, एक्सटेंसिव, बहुत बड़े लेवल पे और बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और स्ट्रक्चर्स है, अगर रिलेटेड पार्टी का बहुत बड़ा ग्रुप है, होल्डिंग मल्टीपल सब्सिडरीज, ठीक है, आपस में एक में के शेयर्स होना, मल्टीपल एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, अगर बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टीज का स्ट्रक्चर है, रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिलेशंस है, ट्रांजैक्शंस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर है, तो ये जानबूझ के किया गया है सच्चाई को छुपाने के लिए। हम वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिस्की मार्क करेंगे। अगर देखिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर कंपनी के पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर मेथड्स नहीं है उनके पास कि रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉर्ड करने का भी उनके पास में प्रोसीजर नहीं है, समराइज करना और नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना तो भूल ही जाओ। अगर इनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है टू आइडेंटिफाई, टू गेट द अप्रूवल्स, टू रिकॉर्ड, टू समराइज एंड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत गलतियां हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको बताना, अगर इफ इट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिस्क कुछ खास नहीं है, लेकिन बाकी केसेस में उसकी रिस्क ज्यादा हो सकती है, उसके एग्जांपल्स।
कम ऑन गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बस 2 क्वेश्चन है और फिर खत्म हो जाएगा हमारा। 550 खत्म करेंगे, 550 हम लोग खत्म करेंगे, 550 हम लोग खत्म करेंगे, 550.03, ठीक है, 550.03। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिलेटेड पार्टी को लेकर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? रिलेटेड पार्टी को लेकर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? नवंबर 19 आरटीपी, नवंबर 20 आरटीपी, हमने बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनाया है। बहुत बड़ी चीज को आप बड़े आसानी से देखो, इतने बड़े टेक्स्ट को आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। आइए 060 कॉन्सेप्ट नंबर पे आइए, पेज नंबर 21, पेज नंबर फाड़ू का पेज नंबर 21 है, उसके ऊपर आइए। लेट्स अंडरस्टैंड गाइज। सबसे पहली बात, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू गो एंड अंडरस्टैंड कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है रिलेटेड पार्टीज को, उसको लेना, उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस की समरी को डिस्क्लोज करो नोट्स टू अकाउंट्स में, तो जाकर समझो क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज। फिर उसके बाद में एक बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझ लिया, उसकी रिक्वायरमेंट समझ ली, नेक्स्ट अब जाकर रिस्क असेसमेंट करना है। तुम जानकारी इकट्ठा करो, कितनी रिलेटेड पार्टीज है, कितना बड़ा ग्रुप है, कब से रिलेटेड पार्टीज है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरह के ट्रांजैक्शंस है, क्या वॉल्यूम है, जाके भरपूर जानकारी इकट्ठा करो। सोचो व्हाट कैन गो रॉन्ग, आइडेंटिफाई रिस्क, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, ये भी सोचो कि इसको कैसे ऑडिट करना चाहिए, और क्या आप आइडेंटिफाई एंड असेस करो रिस्क, फ्रॉड रिस्क है क्या जानबूझ के लोग इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किस तरीके से चेक करना चाहिए वो सोचो। पहले आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझा, फिर आपने जाके रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क को समझा, फ्रॉड रिस्क को समझा, ठीक है, और आपने रिस्क समझ ली, उसकी ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी वो भी समझ लिया। अब हाउ टू हैंडल द रिस्क, ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अगर आपको लगता है रिलेटेड पार्टी में रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को बढ़ाओ उसको डील करने के लिए। ऐसे 550 के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स दी हुई है, ऐसे 550 को पढ़ो, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ो, उसको अप्लाई करके चेकिंग करो। तो पहले हमने एफआरएफ को समझा, फिर हमने रिस्क पता की, फिर हमने स्केप्टिज्म को लगाया, 550 को लगाया चेक करने के लिए। कंक्लूजन, हमको एंड में कंक्लूजन निकालना है। सब ये चेकिंग करने के बाद में रीजनेबल एश्योरेंस से हमको बताना है अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो वेदर इट इज एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर इज एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है। ये हम टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क पढ़ के आ चुके हैं, तो अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग हमको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, क्योंकि उसके हिसाब से मेन रिपोर्ट बनेगी। आखिरी बात उसके अंदर, लास्ट थिंग गाइस, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है कि ऑडिट के अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑडिट के अपने। इस वजह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टीज उसके ट्रांजैक्शंस को चेक करना और भी मुश्किल हो गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक देम। क्यों डिफिकल्ट है? उसकी प्रॉब्लम्स क्या है? मैनेजमेंट इज अनअवेयर, एमसीसी, मैनेजमेंट को पता ही नहीं है रिलेटेड पार्टी मतलब क्या होता है। रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, मैनेजमेंट ना समझ है, मैनेजमेंट ना समझ है, उनको पता ही नहीं है। या फिर कोल्यूजन, आपस में मिल चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं, मैनेजमेंट के लोग आपस में मिलकर बेवकूफ बना रहे दुनिया को, रिलेटेड पार्टी और उसके ट्रांजैक्शन को छुपा रहे। ठीक है, कोल्यूजन, आपस में मिलना, कंसील करना, छुपाना, या तो पता ही नहीं है, या तो कोल्यूजन करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, या फिर कुछ शातिर लोग बराबर कंसील कर रहे हैं, जानबूझ के रिलेटेड पार्टीज को कंसील कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने सच्चाई ना है। तो आपको ये, अगर ये आप समझाएंगे अगर 5 बातें, तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी, ये प्रॉब्लम्स को समझना है ऑडिटर को, उसके हिसाब से काम करना है। गाइज आई अंडरस्टैंड 5 बच चुके हैं, बस लास्ट क्वेश्चन फिर स्टैंड हो जाएगा। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ध्यान देंगे। नवंबर 21 आरटीपी में आया है, नवंबर 21 आरटीपी आया है, ठीक है। वो पूछ रहे कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को देखना जिससे आपको रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी मिले। कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को देखना जिससे रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन मिले। नवंबर 21 आरटीपी में आया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, कल छुट्टी आपकी। 550.080 पेज नंबर 21,
पेज नंबर 21 पे आइए, पेज नंबर 21, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, उस पे आइए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर ने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ऑडिटर ने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हो सकता है कंपनी के लोग रिलेटेड पार्टीज या फिर उसके ट्रांजैक्शन ऑडिटर से छुपाए, ठीक है, छुपाए, और इसीलिए ऑडिटर ने अलर्ट रहना चाहिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट देखते रहना चाहिए कि कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। मैंडेटरी है कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना, लिस्ट दिए डॉक्यूमेंट्स की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंडेटरी है कि आप थर्ड पार्टी से, बैंक से, सब ठीक है, बैंक सबसे बड़ा, उसके बाद में लॉयर्स, उसके बाद में थर्ड पार्टीज, इनसे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उनको पूछिए ये पार्टीज के साथ में कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, कितने कितने ट्रांजैक्शन है, उसकी जानकारी दीजिए। आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल जाएगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन विल बी वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मिनट्स देखिए, सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल लगता है। आप ऑडिट कमेटी के देखिए मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के करिए, शेयर होल्डर्स के मिनट्स देखिए, वहां से आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिल सकते हैं। अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जो बहुत आपको इंपॉर्टेंट लगे, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में आपस में बहुत लेन देन की चीजें होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, ये मैंडेटरी है। ऑडिटर ने हमेशा अलर्ट रहकर देखना चाहिए कि कोई रिलेटेड पार्टी है, उसके ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया तो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट देखना मैंडेटरी है, ये डॉक्यूमेंट देखना ऑप्शनल है। इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस देखिए फटाफट, इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस कुछ चीजें लॉ रिलेटेड है इसलिए उसको पहले नंबर दिया, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद उससे छोटे शेयर होल्डर्स है, उससे छोटे डायरेक्टर्स है, उससे छोटे प्रोफेशनल्स है, उससे छोटे सब्सिडरीज है। लेट्स सी वन बाय वन। लॉ रिलेटेड, लॉ बोलता है सेक्शन 189 कंपनीज एक्ट, वो बोलता है रजिस्टर मेंटेन करो, रिलेटेड पार्टीज के नाम लिखो, उनके ट्रांजैक्शन सारे डिटेल्स लिखो, दैट कैन बी वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉ बोलता है कि रिटर्न्स फाइल करो, सेबी को टैक्स रिटर्न्स फाइल करो, सेबी को फाइल करो, एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस वाला, वहां से आपको रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है, वहां पे रिलेटेड पार्टी के बारे में होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बार बार चेंज हो रहे हैं, रीनिगोशिएट हो रहे हैं, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हो रहे हैं, ये रिलेटेड पार्टी हो सकती है और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है। शेयर होल्डर रजिस्टर देखो, जो आपके बड़े शेयर होल्डर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स है, वही तो आपके रिलेटेड पार्टीज है। डायरेक्टर रजिस्टर देखो, डायरेक्टर रजिस्टर देखो, जो भी डायरेक्टर्स है वो आपके रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है, वो आपके रिलेटेड पार्टीज है, उनके रिलेटिव्स भी आपके रिलेटेड पार्टीज है। नाउ इनके साथ ट्रांजैक्शन देखो, इनके साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी रेम्युनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। पेंशन प्लान्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी रिलेटेड पार्टीज लिख कर देते हैं कि हम लोग, ठीक है, और भी कोई कंपनी में डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, और उस कंपनी के साथ हमारे कंपनी के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, तो अब मैं कंफ्यूजन में हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपना साथ दूं कि उनका साथ दूं, इसलिए मैं मीटिंग से दूर बैठूंगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो बताते हैं कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स है। जहां जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल समझाते हैं, सामने वाले लोग हमारी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अगेन अ गुड सोर्स, आप देखिए डायरेक्टर रजिस्टर लिया, इनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर के साथ, उनके साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उनके पेंशन प्लान्स, कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑल दिस इज सोर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। प्रोफेशनल्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आपको कभी कभी मिल सकता है, अगर उसको बोला हो कभी कभी मिल सकता है रिलेटेड पार्टीज कौन है और ट्रांजैक्शंस कौन से, और कहां पे बराबर काम नहीं हुआ है, कहां पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, ये इंटरनल ऑडिटर बता सकता है। कभी कभी क्या होता है, सभी रिलेटेड पार्टीज एक साथ एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, तो एक कंबाइन बिल आता है, जो प्रोफेशनल्स के बिल है उससे समझ में आ सकता है कि कौन से कंपनीज को एक साथ सर्विस दी है, या आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनली सबसे छोटे सब्सिडियरी एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, कहां का पैसा लगा है, ये भी हमारे रिलेटेड पार्टीज हो सकते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट देखना मैंडेटरी है, कुछ डॉक्यूमेंट देखना आपके ऊपर ऑप्शन है, इट्स ऑप्शन विथ यू, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको भर भर के रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल जाएगी। गाइस बस कल आखिरी सेशन रहेगा आपके चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 में 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 3 स्टैंडर्ड तो होने ही वाले हैं। हम हो सकता है कि हम लोग और कोई चैप्टर भी ऐड कर दे कल, ठीक है। बाय 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 एवरीवन।